हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पिछले वर्ष का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो प्रस्तुत किया। ये मैं अपने लेक्चर्स में कई बार कह चुका हूं कि आमतौर पे विद्यार्थी जो हैं इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हुए बजट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं, बजट पे बड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि मैं हमेशा से इस बात को बहुत गंभीरता से मानता आया हूं कि बजट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो इकोनॉमिक सर्वे होता है। क्योंकि बजट जो होता है वो एक उम्मीद होती है कि भाई आने वाला वर्ष कैसा जाएगा, वहीं इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, वो पिछले वर्ष, जो पिछला वर्ष अभी गया वो कैसा गया उसकी वास्तविकता होती है। तो आमतौर पे वास्तविकता जो है वो उम्मीद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कि जो वास्तविकता में हुआ वो ज्यादा जरूरी है। तो निर्मला सीतारमण जी ने संसद में 2023-24 जो वित्तीय वर्ष गया 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, उसका आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को हम विस्तार से पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा, आपको मैं पूरा आर्थिक सर्वेक्षण विस्तार से पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनको हम कहते हैं ना हाइलाइट्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो इस आर्थिक सर्वेक्षण में हैं उनके बारे में आज मैं आपको अगले 10 मिनट में केवल जल्दी से बता दूंगा। 10-15 मिनट लगेंगे, इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई कुछ ही देर में हमारी ये जो ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल है ये खत्म होने वाली है। तो भाई एजे लाइव कोड लगा के आप हमारे प्रतिज्ञा P2I बैच से मात्र 24,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी, तो एजे लाइव कोड लगा के जुड़ जाइए। फीचर्स आपको सारे पता हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोजाना आपको समाधान मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्षमा कीजिएगा, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो एक तो आपको आपकी फीस रिफंड हो जाएगी पूरी तरह से, आपके लिए कोर्स फ्री हो जाएगा, और इसके अलावा आपका दिल्ली बुलाकर आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ जो है वो हमारे ऊपर होगा, सारा खर्चा हम उठाएंगे, आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब जल्दी से, बिल्कुल समय व्यर्थ किए बिना, क्योंकि हाइलाइट्स है तो हाइलाइट्स तो जल्दी से होने चाहिए, तो भाई हाइलाइट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री ने क्या कहा कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था की जो प्रगति है, भारत की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है, वो वृद्धि बहुत ही उत्साहजनक रही है, जो कि बात सही भी है। तो निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि जो है वो काफी उत्साहजनक है, और अगर हम देखें तो आने वाला वर्ष जो है 2025 वाला जो वर्ष है, उसमें आप ये मान सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो होने वाली है जीडीपी की, वो 6.5 से 7% तक हो सकती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, आमतौर पे इस पे सबकी नजर रहती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसकी वृद्धि दर कितनी होगी, जीडीपी किस रेट से बढ़ेगा। यह रेट जो है 6.5 से 7% के बीच में रहेगी। यह निर्मला सीतारमण जी ने बात कही है कि हमारा अनुमान यह है। साथ के साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आमतौर पे मानी जाती है वो होती है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति को लेकर वित्त मंत्री जी ने कहा है कि भाई मुद्रास्फीति पर भी हमारी सरकार जो है वो नियंत्रण कर पाई है, और 2025 वाले वर्ष में, यानी कि जो 31 मार्च 2025 को खत्म होगा, उस वर्ष में हमारी मुद्रास्फीति का 4.5% के नीचे रहने का आसार है, और 2026 वाले वित्तीय वर्ष में यह 4.1% से कम रहने के आसार हैं। तो एक कंफर्टेबल मुद्रास्फीति जिसको हम कहते हैं कि आरामदायक, इतनी मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में ठीक है। जो आरबीआई का टारगेट भी है, आप जानते हैं कि 2% से 6% के बीच में है, 4% एक आदर्श लक्ष्य है जो हम पाना चाहते हैं। यह बात भी वित्त मंत्री जी ने कही कि इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यह जो वर्ष था, जिस वर्ष की हम बात कर रहे हैं, यह दुनिया के लिए कोई आसान वर्ष नहीं था।
यह कोई आम वर्ष नहीं था, यह कोई सामान्य वर्ष नहीं था। दुनिया में तमाम तरह के संघर्ष और युद्ध चल रहे हैं, जिसके कारण दुनिया भर में आर्थिक चुनौतियां भरपूर थीं। लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसने कोविड के बाद अपने आप को सुदृढ़ किया है, अपने आप को कंसोलिडेट किया है। जबकि दुनिया की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं में क्या हुआ, कोविड के टाइम पे गिरावट आई थी, अभी वो गिरावट से निकलना शुरू ही हुई थी कि दुनिया में युद्ध शुरू हो गए, फिर गिरावट आ गई। लेकिन भारत में आप देखेंगे कि कोविड के बाद का जो कंसोलिडेशन है वो दुनिया में युद्ध होने के बाद, ये सारी चीजें होने के बाद भी लगातार चलता जा रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं आई है। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने आगे यह भी कहा कि हमको इस बात को समझना होगा कि क्योंकि दुनिया की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए वैदेशिक क्षेत्र जो है उसमें गिरावट आई है और आगे और गिरावट आने की आशंका है। कि भाई देखो, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट आ रही है, युद्ध चल रहे हैं, ऐसे में दुनिया में वैदेशिक क्षेत्र में आप ज्यादा व्यापार नहीं कर पाओगे, यह तय है। तो वैदेशिक क्षेत्र में चूंकि ज्यादा काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमको घरेलू हैवी लिफ्टिंग जिसे कहते हैं कि हमको घरेलू विकास जो है वो करना पड़ेगा। हमको अपने घरेलू सेक्टर को ज्यादा तरक्की देनी पड़ेगी ताकि हम अपने घरेलू क्षेत्र में ज्यादा विकास कर पाएं। ये बात वो कहती हैं और कहती हैं कि अगर 2000 आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है, निर्मला सीतारमण जी ने खाली संसद में भाषण दिया, आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है कि अगर आप 2024 के भी आंकड़े देखेंगे तो आप पाएंगे कि वैदेशिक क्षेत्र में हम ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि माहौल ही अच्छा नहीं था, लेकिन हमारे घरेलू क्षेत्र में क्योंकि काफी अच्छी प्रगति हुई थी, इसलिए हमको ज्यादा संकट नहीं झेलना पड़ा। ठीक है, घरेलू विकास के लिए बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था के केंद्र में क्या होती है, हर लेक्चर में बढ़ाता हूं आपको, वो होती है मांग। तो यह भी आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि इस वर्ष और अगले वर्ष दोनों वर्षों में मानसून अच्छा रहने की आशा है और अच्छे मानसून के कारण आपकी फसल बेहतर होगी और अगर फसल बेहतर होगी तो आपकी ग्रामीण आय बेहतर होगी और अगर ग्रामीण आय बेहतर होगी तो आपकी घरेलू ग्रामीण मांग सुधरेगी, जिससे जो हम कह रहे हैं ना कि आपको अपने घरेलू क्षेत्र में अतिरिक्त काम करना पड़ेगा, वो अतिरिक्त काम करना सरल हो पाएगा। ठीक है, मुद्रास्फीति को लेके निर्मला सीतारमण जी ने बोला, आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जैसा कि हम जानते हैं कि भाई दुनिया में आर्थिक झटके लगे, बहुत सारे युद्धों के झटके लगे आपको, इसके अलावा ये जो मैक्रो इकोनॉमिक शॉक जो होते हैं उनके कारण, इसके अलावा आपका सप्लाई चेन, जो आपकी आपूर्ति श्रृंखला है, चीन के साथ हमारे संबंध और दुनिया भर का अविश्वास बढ़ जाने के कारण सप्लाई चेन की भी प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण आप देखेंगे 2023 में मुद्रास्फीति जो थी वो 6.7% तक चली गई। लेकिन 2024 में निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि उसको हम कम करके 5.4% तक ले आए और आगे जो आपको मैंने बताया 2025 में हम 4.5% तक ले आएंगे और 2026 में हम उसे 4.1% तक कर देंगे, जो कि बहुत कंफर्टेबल नंबर है, बहुत ही आरामदायक नंबर है। हालांकि वित्त मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई जो खाद्य मुद्रास्फीति है वो अभी नियंत्रण में नहीं आ रही है। यह बात वित्त मंत्री ने यहां पर स्वीकार करी है। अगर आप खाद्य मुद्रास्फीति का आंकड़ा देखेंगे तो खाद्य मुद्रास्फीति 2023 में आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 6.6% थी, वहीं 2024 में वो 7.4%, क्षमा कीजिएगा, हाँ 7.5%। मैं 4 या 5 में कंफ्यूज था, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, 7.5% तक पहुंच गई। तो ये एक चिंता का विषय है। ये बात आर्थिक सर्वेक्षण भी कहता है कि भाई खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति जो है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये एक चिंता की बात है, इसको हमें देखना होगा। ठीक है, इस पर हमको विचार करना होगा कि भाई खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति को हम एक सीमा से ज्यादा बढ़ने कैसे ना दें, इस पर विचार और किए जाने की आवश्यकता है। आर्थिक सर्वेक्षण यह भी कहता है कि सरकार ने अपना पूंजीगत व्यय बढ़ाया है। यह आपको याद होगा 10 लाख करोड़ था, फिर 11,11,111 करोड़ था, तो सरकार का पूंजीगत व्यय बढ़ा। तो ऐसे में घाटा बढ़ना चाहिए था। पूंजीगत अगर व्यय बढ़ा है तो आपका घाटा बढ़ना चाहिए था कि नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बावजूद आप देखेंगे कि सरकारी बजट जो है वो ठीक है, सरकारी बजट जो है वो अधिक संतुलित अब लगने लगा है। और इसका कारण यह है कि सरकारों की टैक्स आय बढ़ी है।
इसका कारण क्या है? भाई आपका खर्चे बढ़ गए, तो हमने आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है कि भैया हमने लेकिन आय भी बढ़ा दी है अपनी, हमारा टैक्स कंप्लायंस बढ़ गया है, टैक्स का पालन, कि भाई पहले टैक्स की चोरी ज्यादा होती थी, अब टैक्स का पालन बढ़ा है, प्रक्रियागत हमने सुधार किए हैं बहुत तरह के, जिसके कारण अब ज्यादा लोग टैक्स दे रहे हैं, ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा सुधार, एक बड़ी एक सुविधा हमको यहां पर देखने को मिली है, ये बात क्लियर है। इसके अलावा यह बात भी सही है कि चूंकि बाहरी मांग जो है, वस्तुओं की बाहरी मांग कम हुई है, जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि विदेशी क्षेत्रों में, वैदेशिक क्षेत्र में गिरावट आई है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण यह कहता है कि भारत का जो सेवा क्षेत्र का निर्यात है वो अभी भी अच्छा बना हुआ है, क्योंकि भारत वैसे भी वस्तुओं के मामले में तो घाटे में ही रहता है हमेशा, विदेशी निर्यात के मामले में, लेकिन सेवा क्षेत्र का निर्यात करके भारत काफी पैसा कमाता है और इसमें वृद्धि आपको देखने को मिली है। तो अगर हम बात करते हैं चालू खाते घाटे की, कि भाई भारत का चालू खाता घाटा जो है ये 2024 में कितना रहा? ये 2024 में 0.7% तक आ गया। टारगेट होता है कि इसको 0 हमको लेके आना है, लेकिन बहुत कम हम कर पाए इसको, 0.7% पर हम चालू खाते घाटे को ले आए हैं। ठीक है, पिछले साल 2023 में ये 2% था, तो आप देखेंगे कि एक बड़ी गिरावट आपको इसमें देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बहुत ही अच्छी बात है। राजकोषीय घाटा, जो उसको हम अंग्रेजी में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर मानते हैं, फिस्कल डेफिसिट जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, राजकोषीय घाटा बेसिकली यह बताता है कि आपको कितने ऋण की आवश्यकता है। तो राजकोषीय घाटा जो है 2024 में 5.6% तक आ गया, 5.6% तक आ गया, जबकि पिछले साल 2023 में ये जो था ये 6.4% था, 6.4% था। तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है, यानी कि सरकार के बजटीय घाटों में कमी आ रही है, जबकि सरकार अपना खर्चा बढ़ा रही है, यानी कि सरकार की आय में इतनी वृद्धि हो रही है कि निश्चित तौर पे सरकार का बजट जो है खर्चे बढ़ने के बाद भी ज्यादा संतुलित होता जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण जो है भारत का एक मध्यकालिक लक्ष्य तय करता है कि भाई एक जो हम कहते हैं मीडियम टर्म टारगेट जो होता है कि मध्यकालिक लक्ष्य हमारे क्या हैं। अगर हम इस पर बात करें कि मध्यकालिक लक्ष्य हम क्या अपने बना सकते हैं देश में, तो एक तो निश्चित तौर पे रोजगार को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण एक नंबर भी देता है, इस बार कहता है कि हमको 2030 तक, ये आप याद रखिएगा, ये आंकड़ा आप कोट करके आ सकते हैं, 2030 तक हमको प्रति वर्ष 78.5 लाख रोजगार चाहिए, वो भी गैर कृषि क्षेत्र में। इतने हमको गैर कृषि रोजगार उत्पन्न करने होंगे अगर हमको भारत में लोगों के रोजगार की समस्या को सुलझाना है। तो 2030 तक हर साल 78.5 लाख गैर कृषि रोजगार हमको उत्पन्न करने होंगे, ये टारगेट ये रखता है। ये आगे कहता है कि हमको कौशल विकास पे ध्यान देना पड़ेगा, ये तो यूजुअल बातें हैं, आप जानते हैं। ये कहता है कि हमको अपने एमएसएमई क्षेत्र जो है, हमारा मध्यम सूक्ष्म और लघु उद्योग जो है, इस क्षेत्र में भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। इन चीजों पर हमको इन चीजों के विकास पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा उद्योग धंधे जो हैं उनको हरित ट्रांजिशन जो होता है, उनका हरित उद्योगों के क्षेत्र में भी हमको विकास करना पड़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी ये टारगेट रखता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में भी हमको ज्यादा निवेश की आवश्यकता है, ताकि हमारी जनसंख्या जो है उसका जीवन स्तर सुधरे। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें हैं, ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण में कही गई है। उसमें जो सेक्टर वाइज अध्ययन हम लोग आगे करेंगे विस्तार से, लेकिन मुख्य हाइलाइट्स जो है वो इसमें इतने ही हैं जो आपको जानने आवश्यक हैं। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते फिर से बता दूं कि भाई हमारी जो सेल लगी है उसके आखिरी कुछ घंटे बाकी हैं। एजे लाइव कोड लगा के तुरंत 24,999 में जुड़ जाइए और इसका लाभ उठाइए, कल से इसकी कीमत बढ़ने वाली है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।